हेलो हाय, वेलकम बैक इन योर फेवरेट चैनल ABCs ऑफ बायोलॉजी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रिचा। और ये उस सीरीज़ का क्लास 10th की NCERT के डिस्कशन का पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस, सेकंड वीडियो है ये। सबसे पहले अपना एक फ्लो रहेगा क्लासेस का। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे 5 मिनट के अंदर कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, फिर इस क्लास का पढ़ेंगे और लास्ट में एक समराइज्ड रिवीजन करेंगे ताकि आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से आपको याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट। इसके बीच में हमने कैसे डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की थी। हमने सबसे बोला था पहले मूवमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये हमको हेल्प करने, डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है कि क्या ज़िंदा और क्या नहीं है, वेदर इन द फॉर्म कि वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है, सांस ले रहा है। लेकिन सब ऑर्गेनिज्म को हम इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया लिया गया था वो था मोलिकुलर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते थे, बट दीज मूवमेंट हमने समझा था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर सेल। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि वायरसेस जो है ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट वाले फंडा को फॉलो नहीं करते हैं। दे आर अलाइव इनसाइड द सेल एंड डोरमेंट होते हैं जब ये सेल के बाहर होते हैं। ठीक है, ये सब हमने समझा था। दूसरी चीज़ जो हमने समझी थी कि लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, वो प्रोसेसेस जो मेंटेनेंस प्लस रिपेयर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सभी लाइफ प्रोसेसेस हैं। वो हमने सीखा था, कितने हैं? 4। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया था। अब हम सबसे पहला जो मेंटेनेंस प्रोसेस है न्यूट्रिशन, उसको करेंगे। ठीक है, उसके लिए ऐसा ही कुछ डिस्कस किया था हमने। अगर आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है तो आप फर्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगी। आपको ऊपर पॉपअप होता हुआ दिखेगा उसका और अपनी प्लेलिस्ट का। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, प्लस हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन पर। ठीक है, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल, चाहे हम चले, साइकिल चलाए, हमको क्या ज़रूरत रहती है? एनर्जी की ज़रूरत रहती है। चाहे हम कुछ ना भी करें, इवन इफ़ वी आर नॉट डूइंग एनी एपरेंट एक्टिविटी, कुछ खास कर नहीं रहे हैं, एनर्जी चाहिए रहती है हमको। किसके लिए? टू मेंटेन एन स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी जिस स्टेट में है उसमें रह पाए। वी ऑल्सो नीड मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसाइज प्रोटीन। हमको किस लिए चाहिए है? ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, नए नए प्रोटीन्स बनाने के लिए, और बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस बनाने के लिए, जिसकी ज़रूरत किसको होती है? हमारी बॉडी को होती है। तो ये सब खाने के लिए, बनाने के लिए चीज़ें कहाँ से, ये एनर्जी कहाँ से आएगी और रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? जो खाना हम खाएंगे उससे आएगा। ठीक है, अब हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? उनको खाना मिलता कैसे है? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये सबको चाहिए, एनर्जी और मटेरियल सबको चाहिए, लेकिन इसको फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारे दूसरे अलग अलग तरीके हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सिंपल फूड मटेरियल यूज़ करते हैं, जो कहाँ से मिलते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्सेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जिसमें ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। आपने कभी पेड़ को किसी से खाना लेते हुए देखा है? नहीं, वो खुद अपना खाना बनाता है। किससे बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से
और वाटर से बनाता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं इनके अलावा वो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को। इन्होंने उन इनऑर्गेनिक यूज़ किए थे, दूसरे जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं जिनको फर्दर ब्रेक डाउन करके सिंपल वन बनाना पड़ता है ताकि उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? बायो कैटलिस्ट, जिनको बोलते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है? बायो कैटलिस्ट है। यहाँ पर एंजाइम्स यूज़ होते हैं। आपने कैटलिसिस पढ़ा है ना, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, केमिस्ट्री में आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमने दो तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़े, ऑटोट्रॉफ्स और हिटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाए और हिटेरोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जैसे कि हम हो गए एनिमल्स। गैस पे खाना बनाने को खाना बनाना नहीं बोलते हैं इन बायोलॉजी। खाना बनाना मतलब अपना खुद सिंथेसाइज करना, उसके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, आगे क्या है? आगे हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन इन डिटेल। अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स? ठीक है, व्हाट आर एंजाइम्स? दे आर बायोकैटलिस्ट। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? हमको जो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कौन कर रहा है ऑटोट्रॉफ्स के केस में? फोटोसिंथेसिस। दिस इज़ अ टर्म जो आप अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5 से पढ़ते हैं, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, और इक्वेशन हमको पढ़ा दी जाती है। उसी को आज हम बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस क्या है। Photosynthesis is a process by which autotroph take in substance from outside। वो बाहर से कुछ substances लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है stored form of energy में। ठीक है, वो बाहर से कुछ चीज़ें लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है अपनी यूजफुल फॉर्म ऑफ थिंग्स में। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ, जो बाहर से जो लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसको कन्वर्ट किस में करता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। आपने पढ़ा होगा ना डाइजेशन वाले पार्ट में, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये 3 तरह की चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। तो प्लांट्स किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना। 2 चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है इसको। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, ये उसको एनर्जी देते हैं। ठीक है, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन। ये होता कैसा है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट बनाया है, या तो ये इमीडिएट यूज़ हो जाएगा या फिर ये स्टोर कर लेगा प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये जो स्टार्च बना है ये क्या है? ये इंटरनल एनर्जी रिजर्व है, जिसको प्लांट जब यूज़ करेगा जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसे हमारी बॉडी में जब एनर्जी स्टोर होती है फ्रॉम फूड वी ईट, वो किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है? प्लांट में एनर्जी रिजर्व क्या है? स्टार्च है। और एनिमल्स में क्या है? ग्लाइकोजन है। तो ये हमको यहाँ पे याद रखना है कि प्लांट में स्टार्च है और एनिमल में ग्लाइकोजन इज़ द एनर्जी रिजर्व्ड। और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अंदर एटमॉस्फेयर से लेता है और बनाता है कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड sunlight। 6 CO2, 12 H2O in presence of chlorophyll and sunlight gives 6 C6 H12O6 plus 6 oxygen molecule and 6 water molecule। अब ये होता कैसे है हम ये देखते हैं। Let us see कि what actually happens during the process of photosynthesis। Actually photosynthesis में होता क्या है? इसमें following events होती हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, जो हम फिजिक्स में एच न्यू पढ़ते हैं ना,
वो कौन करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। फिर ये लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है टू केमिकल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है ना, जो एटम से एटम के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं उसमें एनर्जी लगती है, ये वही केमिकल एनर्जी है। और फिर स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और थर्ड स्टेप क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे एनर्जी स्टोरेज है या रिसोर्सेज है। ठीक है, तो कितने स्टेप होते हैं? 3। अगर बेसिकली हम बोले, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, फिर वो एनर्जी फ्रॉम सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। फिर ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। वाटर मॉलिक्यूल किस में ब्रेक होता है? वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये H और O में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। फिर रिडक्शन होता है इस कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट। 3 स्टेप्स में होता है ये, समझ में आ रहा है? ये तीनों स्टेप्स एक साथ होने ज़रूरी नहीं है ना, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ये स्टेप्स 3 मेंशन किए गए हैं, बट देर आर मल्टीपल स्टेप्स, मिनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस स्टेप। इवन एक ही स्टेप में बहुत सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं। ये समराइज्ड वर्जन है इसका, जो आपके लिए अभी समझना ज़रूरी है। इसका डिटेल आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये सारे स्टेप्स एक साथ हों। जैसे एग्जांपल दिया, डेजर्ट प्लांट में क्या होता है? हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ लिया? नहीं, आपने पहले भी पढ़ा होगा ट्रांसपिरेशन, है ना। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेता है। क्यों ज़रूरी है इसको रात को लेना? अगर ये डे में अपने स्टोमेटा ओपन करेगा तो क्या होगा? वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उस एनवायरनमेंट में ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए रात को ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स बना लेता है जिस पे एनर्जी कब एक्ट करती है? ड्यूरिंग दी, मतलब बाकी स्टेप्स कब होते हैं? ड्यूरिंग दी डे, जब क्लोरोफिल एनर्जी या सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हमारे ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन, कन्वर्शन और रिडक्शन, ये तीनों स्टेप्स एक साथ हों, बट तीनों होंगे ज़रूर। ठीक है, लेट अस सी हाउ ईच कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी। ये कैसे ज़रूरी है? एक तो ना साइंस में ये समझना बड़ा ज़रूरी है, वाई, क्यों हो रहा है कुछ। तो ऑलवेज आस्क क्वेश्चन वाई। अगर आपको किसी स्टेप की या किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस समझनी है इन साइंस तो या इन जनरल लाइफ, तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा क्लियर होना चाहिए, मुझे पढ़ाई क्यों करनी है? वाई, है ना। ये मुझे कैसे हेल्प करेगी, आगे कैसे डेवलप करने में हेल्प करेगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बताया गया है? ये लीफ का डायग्राम सिंपल वे में दिखाया गया है कि आप वो जो पतला सा पत्ता पेड़ से तोड़ के ऐसे फेंक देते हैं, उसके अंदर नेचर ने क्या करामात की है, वो कितना प्यारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर। देखिए, आपने देखा है ना, ये एक लीफ है जिसको बीच से कट करके आपको दिखाया गया है। ऊपर आपके यहाँ पर रिब्स हैं, ये ऊपर आपका फिलोएम है, नीचे आपका जाइलम है। फिलोएम रेड से दिखाया है, जाइलम ब्लू से दिखाया है, और ये आपकी वेन्स हैं ये। ठीक है, ये आपकी मिड रिब है, जाइलम एंड फिलोएम। और ये वाला सेक्शन है ना, जो ये ऐसे दिखाया है। सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो हमको दिखता है वो है वेक्सीक्यूटिकल। फिर उसके ऊपर होती है एक लेयर ऑफ अपर एपिडर्मिस। फिर ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये हैं सेल्स। ठीक है, और इनके अंदर क्या है? ये गोल गोल क्लोरोप्लास्ट है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारा होता है क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ के अपर पोर्शन में, क्योंकि लाइट कहाँ पड़ती है? लाइट कहाँ पड़ती है बताओ आप?
लाइट पड़ती है ऊपर वाले सरफेस पर, तो ये सेल्स ऊपर की साइड है और यहाँ पे हल्का हल्का स्पेस होता है इन सेल्स के बीच में। और ये जो सेल आपको दिख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप जैसे, ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। और ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और ये कहाँ है, लोअर एपिडर्मिस के पास, लीफ के नीचे वाले सरफेस के पास, ठीक है। समझ आया, क्लोरोफिल ऊपर वाले पोर्शन के पास होता है, अपर लेयर के पास, और स्टोमेटा हमारा लोअर लेयर के पास होता है, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे, मतलब कैसे, तो ये इक्वेशन बनाई गई होगी ना, CO2 प्लस H2O 6CO2 12H2O से हमको कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलती है। इस ऑक्सीजन और इसके लिए क्लोरोफिल और सनलाइट भी चाहिए, ये कैसे पता चला होगा, है ना। ये एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए गए हैं जिसके हेल्प से ये डिटरमाइन किया गया है कि दीज आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब वो कैसे सेटअप किया गया है उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कि कैसे, क्यों आपके लिए ग्रीन पोर्शन, या ये पहला एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि क्लोरोप्लास्ट इम्पोर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट बोलो या क्लोरोफिल बोलो, कि क्लोरोफिल क्यों चाहिए, हमने जो भी पढ़ा उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है। इसमें क्या किया है, वेरीगेटेड लीव्स लिए हैं। वेरीगेटेड लीव्स मतलब आप बायो में या साइंस में अगर इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग समझ जाते हैं तो आपका आधा कॉन्सेप्ट यूं ही क्लियर हो जाएगा। वेरीगेटेड मतलब अलग अलग कलर्स हैं, कहीं ग्रीन है, कहीं येलो है, कहीं वाइट है, कहीं रेड है, आपने ज़रूर देखा होगा। सबसे इजी एग्जांपल आपका इन्होंने दिया, आप मनी प्लांट ले लो या क्रोटॉन्स ले लो, इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। अपनी मम्मी से पूछना, आपके मम्मी ने ज़रूर इसको कहीं ना कहीं उगाया होगा, स्पेशली मनी प्लांट को, ठीक है। इसको हम रखेंगे डार्क रूम में फॉर 3 डेज़। क्यों रखेंगे, ताकि सारा स्टार्च यूज़ हो जाए, ठीक है। जितना भी पेड़ ने बनाया हुआ है वो सारा यूज़ अप हो जाए। अब हम इसको फिर से रखेंगे सनलाइट में फॉर 6 आवर्स। इसमें से एक पत्ता तोड़ेंगे, उसका ग्रीन एरिया मार्क करेंगे और उसको शीट ऑफ पेपर पे बना लेंगे। फिर इस पत्ते को डालेंगे उबलते हुए पानी में फॉर फ्यू मिनट्स, वहाँ से निकालेंगे, इसको इमर्स करेंगे एक बिकर में जिसमें है अल्कोहल, ठीक है। फिर इसको वाटर बाथ पे रखेंगे और हीट करेंगे जब तक कि अल्कोहल बॉयल होना स्टार्ट ना हो जाए। फिर हम कुछ चेंजेस ऑब्ज़र्व करेंगे, सॉल्यूशन में क्या हुआ उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। फिर आप ये लीफ जिसको हमने पहले पानी में उबाला फिर अल्कोहल में उबाला, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में डालेंगे, ठीक है, कुछ मिनट के लिए। फिर इसको पत्ते को बाहर निकालेंगे, एक्सेस आयोडीन सॉल्यूशन को धो देंगे, वॉश ऑफ कर देंगे पानी के साथ। फिर इस पत्ते को फिर से ऑब्जर्व करेंगे, है ना। पेन क्यों नहीं चल रहा है, फिर से सेलेक्ट करके देखते हैं, ठीक है, चल पड़ा। और फिर कंपेयर करेंगे कि अब हमें जो कलरिंग पैटर्न मिल रहा है क्या वो पहले जो हमने बनाया था उससे कुछ मैच हो रहा है क्या, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट प्लान किया गया है ये क्या देखने के लिए प्लान किया कि क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। पर एंड स्टेप कैसे पता चलेगा क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट था कि नहीं, हम देखेंगे कि स्टार्च बना है कि नहीं है। यही कार्बोहाइड्रेट ही बन रहा है ना, वो बना है कि नहीं बना है, वो बना है तो फोटोसिंथेसिस हुआ है यानी क्लोरोफिल की ज़रूरत है, नहीं बना है तो मतलब नहीं ज़रूरत है। नहीं, अगर क्लोरोफिल है तो स्टार्च बन रहा है तो क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट है, और क्लोरोफिल के ना होते हुए भी अगर स्टार्च बन जा रहा है या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है इसका मतलब क्लोरोफिल की ज़रूरत ही नहीं है। साइंस में जब एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, एक एक चीज़ को माइनस करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं, फिर भी रिजल्ट आ रहा है मतलब ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छे समझने के लिए हम क्या करेंगे,
हम देखेंगे एक एक्टिविटी। देखो यही वाली थी ना कि हमने सबसे पहले उसको बॉईल करा, उसको इथाइल अल्कोहल में डाला, आयोडीन सॉल्यूशन में डाला, कलर चेंज देखा, ठीक है। अब हर एक स्टेप का अपना एक इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले देखते हैं रिजल्ट। ये है हमारा लीफ बिफोर आयोडीन, बिफोर द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर है ग्रीन पोर्शन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, है ना, और ये है हमारा रेड, मतलब यहाँ क्लोरोफिल नहीं है। और ये है हमारा रिजल्ट। इसमें हमने क्या देखा, जहाँ ग्रीन कलर था वहाँ पर हमारा ब्लू एंड ब्लैक कलरेशन आ गया और यहाँ नहीं आया है, इंडिकेटिंग कि जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहाँ पर स्टार्च बना है और जहाँ पे नहीं था वहाँ पर स्टार्च नहीं बना है। मीन्स क्लोरोफिल तो चाहिए है, ठीक है। लेकिन इस रिज़ल्ट पर पहुंचने से पहले हमको बहुत सारी चीज़ें और समझनी पड़ेगी कि हर एक स्टेप क्यों किया गया है, क्यों हमने प्लांट को डार्क में रखा। देखो वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी और चैप्टर भी लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप बेसिक स्टेप समझ पा रहे हैं कि क्यों किया गया है, क्या किया गया है, तो आपके लिए आगे चीज़ें बहुत आसान रहेंगी और साइंस समझने में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हमने सबसे पहले स्टेप क्या किया था, हमने प्लांट को डार्क में रखा था फॉर 3 days। क्यों रखा था? व्हेन प्लांट इज केप्ट इन डार्क, वो अब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, तो उसके पास जितना भी स्टोर्ड रिसोर्सेज होगा उसको वो यूज़ कर लेगा और नया बना नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्रोसेस डिप्लीट कर देता है प्लांट के स्टार्च के रिजर्व्स को। फिर हमने उसको फिर से धूप में रखा 6 घंटे के लिए। क्यों रखा? ताकि वो फिर से फोटोसिंथेसिस कर पाए और नया बना पाए। वो वहीं बन पाएगा जहाँ पर हमारा पिगमेंट होगा। फिर हमने इसको बॉईल क्यों किया भाई? बॉईल किया, बॉईल करने से क्या होगा, दिस किल्स दी लीफ सेल्स को वो मार देता है, ताकि अब से आगे उसमें अंदर कोई रिएक्शन ना हो पाए। फिर हम उसको अल्कोहल में डालते हैं। क्यों? ताकि उसके अंदर अल्कोहल क्या करता है, ये एक्स्ट्रा पिगमेंट्स को डिसॉल्व कर लेता है। पिगमेंट्स यानी कलर्स को, जैसे कि क्लोरोफिल, जिस अभी हमने यही पिगमेंट पढ़ा है, क्लोरोफिल को ये डिसॉल्व कर देता है ना, ताकि जब पैटर्न बाद में बने, ऑब्जर्व करें, तो वो हमको अच्छे से दिख सके। बाद में हमने एक आयोडीन सॉल्यूशन में उसको डाला। आयोडीन आपने ज़रूर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। आयोडीन का क्या करता है, आयोडीन कम्स इन कांटेक्ट विद स्टार्च एंड इट फॉर्म्स अ ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स बना देता है, ब्लू ब्लैक। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी उसको यूटिलाइज करते हुए ये सिंपल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया है कि सबसे पहले पेड़ को छांव में रखो, फिर उसको फिर से धूप में रखो, फिर उसको एक्स्ट्रा हो गया होगा फोटोसिंथेसिस, उसके बाद रिएक्शन स्टॉप करनी है, बहुत ज़रूरी है, और एक्स्ट्रा सारी चीज़ें हटा देनी हैं जो हमारे रिज़ल्ट के को विजिबल ना होने दे। ये सारे पिगमेंट्स को हमने इथेनॉल में डाल के रिमूव कर दिया, ठीक है। और फिर कलर चेंज ऑब्जर्व किया, ठीक है। वेरीगेटेड लीव्स में दोनों पार्ट थे, ग्रीन भी थे, वाइट भी थे। ग्रीन पार्ट में हमको ब्लैक कलर का पिगमेंट नज़र आया आफ्टर रिएक्शन विद आयोडीन। इसका मतलब क्या है, पार्ट विदाउट क्लोरोफिल डू नॉट फोटोसिंथेसाइज एंड दे डू नॉट मेक स्टार्च। इसी वजह से आयोडीन डज नॉट चेंज कलर। अब ये हमारी स्टार्च की रिंग है। स्टार्च कैसे बनता है, आपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल पढ़ा होगा ना। ग्लूकोज के क्रॉस लिंक करने से स्टार्च बनता है, बॉन्ड बनने से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये हमारी बेसिक यूनिट बार बार जब अटैच हो रही है तो एक पूरी चेन बन जा रही है, और इस चेन के बीच में जब हमारा आयोडाइड का मॉलिक्यूल अटकता है, या साइंस की टर्म में कहेंगे तो इंटरकैलेट करता है, तो एक कलर ऑब्जर्व होता है, ब्लूइश ब्लैकिश, ठीक है। ये तभी होगा जब स्टार्च होगा, ठीक है।
तो हमने इस एक्टिविटी की हेल्प से क्या समझा? हमने इस एक्टिविटी की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें समझी कि एक एक्सपेरिमेंट कैसे सेटअप करना है ना, और उस एक्सपेरिमेंट में बेसिक इम्पोर्टेंट स्टेप्स कैसे डिसाइड करते हैं और उसका रिजल्ट कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, हमने समझा कि क्लोरोफिल बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर दी फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं है तो कैसे समझा कि फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं? स्टार्च नहीं बन रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च बन रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी एंड प्रोडक्ट को मैं एनालाइज कर रही हूँ कि टू चेक कि उससे पहले वाले स्टेप्स हुए कि नहीं। ठीक है, जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं उसी को हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या पढ़ा था? क्या 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। उस इक्वेशन में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था? स्टोमाटा पढ़ा था। ये उसी का डायग्राम है। ये हमारे गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटल पोर है जहाँ से एक्सचेंज होता है, और हमारे गार्ड सेल्स में क्या है? ये ग्रेन्यूल्स हैं जिसको बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्या है? क्लोरोफिल। स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ लीव्स में, लोअर सरफेस ऑफ लीव्स में, है ना। यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है इन लीव्स थ्रू दिस पोर। तो किसके लिए चाहिए रहता है? फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीव्स या स्टोमेटा से ही गैसियस एक्सचेंज होता है, स्टेम्स, रूट्स और लीव्स से भी होता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस थ्रू दिस स्टोमेटा। प्लांट्स जो है इसको बंद ही रखता है जब तक कि उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो उसको ओपन और क्लोज करने का फंक्शन दिया गया है गार्ड सेल्स को। जब ज़रूरत होगी गार्ड सेल्स इन पोर्स को ओपन करेगा, और जब ज़रूरत नहीं होगी दे विल क्लोज, ओपन एंड क्लोज। गार्ड सेल ये कैसे रेगुलेट होता है? गार्ड सेल स्वेल करते हैं व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब पानी इनमें आएगा तो ये स्वेल करेंगे ऐसे, और फिर ये स्वेल करेंगे तो अपने आप इसके बीच का स्पेस खुल जाएगा, और जब पानी इनसे निकल जाएगा तो ये श्रिंक करेंगे और ये पोर बंद हो जाएगा। ठीक है, हमको समझ आया कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है। ओके, गार्ड सेल्स स्टोमेटा से होता है, उसको रेगुलेट गार्ड सेल करता है। कैसे करता है? पानी अंदर आता है, स्वेल करता है, ओपन हो जाते हैं, पानी निकल जाता है तो वो श्रिंक करते हैं और स्टोमेटा अपने आप क्लोज हो जाता है। तो कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है नेचर में। अब ये एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने क्या लिया? 2 प्लांट्स लिए हैं। डिफरेंस देखेंगे ना सेटअप में। तो हमने क्या सीखा था पिछले एक्सपेरिमेंट में? जो ज़रूरत है उसको माइनस करके देखो। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को माइनस कर देंगे। उसके लिए क्या सेटअप है देखते हैं। इसको सबसे पहले हम डार्क में रखेंगे वही, ताकि इसका सारा स्टार्चअप यूज़अप हो जाए। फिर उसके बाद फर्स्ट सेटअप में हम एक ग्लास प्लेट रखेंगे जिसमें क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने ज़रूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ये क्या है? बेस है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड इस एयर में होगी इसको इसके साथ रिएक्ट कर देगा और इसको ख़त्म कर देगा। यहाँ पर नहीं रखा, मतलब यहाँ पे सारी गैसेस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों को कवर किया और यहाँ से सील कर दिया ताकि और कोई हवा इसके अंदर ना जा सके। वैसलीन से सील कर दिया। ठीक है, फिर इसको हमने धूप में रखा। फिर दोनों से पत्ता लिया, वही प्रोसेस रिपीट किया जो हमने पीछे वाले एक्सपेरिमेंट में रिपीट किया था। उसको तोड़ा, उसको वॉश किया, पानी में बॉईल किया, अल्कोहल में बॉईल किया, आयोडीन सॉल्यूशन में, ये सब आपको समझ आ गया होगा। आयोडीन सॉल्यूशन में डाला, थोड़ी देर छोड़ा, फिर ऑब्जर्व किया कि किस में हमको पिगमेंट दिखता है और किस में हमको पिगमेंट नहीं दिखता है।
तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, जिसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी और इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और इसमें होगा, तो इसके लीव्स में हमको ब्लू कलर दिखेगा और इसमें नहीं दिखेगा और इसमें दिखेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, तो एक्सक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए क्या यूज़ किया, बेस यूज़ किया, कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अलावा कौन सा और बेस यूज़ कर सकते हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि बेस तो बेस है, उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना है, कौन सा और ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 एक्टिविटीज़ से हमको ये समझ आ गया है कि हम एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कैसे करेंगे। ऐसे ही हम ये बता सकते हैं क्या कि सनलाइट इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक पत्ता लेंगे, उस पर एक ब्लैक स्ट्रिप डाल देंगे, पहले उसको भी डार्क में रखेंगे, है ना, फिर उसके ऊपर ये स्ट्रिप, ताकि सारा स्टार्च यूटिलाइज हो जाए, उसके ऊपर स्ट्रिप डालेंगे, स्ट्रिप डाल के उसको फिर से लाइट में रख देंगे, फिर इसको प्लग करेंगे, वाटर में बॉईल करेंगे, फिर इथेनॉल में बॉईल करेंगे, फिर एंड प्रोडक्ट क्या है अपना स्टार्च देखना है ना, तो स्टार्च आयोडीन वाला रिएक्शन करेंगे और फिर इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, जहाँ हमारा लीफ का टेप लगाया था वहाँ हमको ब्लैक कलर नज़र नहीं आएगा और जहाँ नहीं लगाया था वहाँ पर हमको नज़र आएगा। तो यहाँ मतलब स्टार्च प्रोडक्शन हुआ है, मतलब हमको सनलाइट चाहिए है फॉर दी फोटोसिंथेसिस। ऐसा ही वाटर का भी दिखा सकते हैं ना, 2 प्लांट्स लेंगे, एक्सक्लूड क्या कर देंगे, वाटर एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब हटा देंगे वाटर को, एक प्लांट को सारी कंडीशन सेम रखेंगे एक्सेप्ट वाटर। तो एक वेल वाटर्ड प्लांट होगा, एक जिसमें नहीं होगा, है ना, मतलब सूखी मिट्टी टाइप में रख सकते हैं ना, एक ड्राइड मिट्टी में प्लांट को रखेंगे, एक वेट मिट्टी में प्लांट को रखेंगे, बाद में उसको वाटर कर देंगे ताकि उसकी लीव्स को प्लांट सेकंड वाले को अपने सेकंड सेटअप को वाटर मिल सके, है ना, और फिर ऑब्जर्व करेंगे यही 5-6 स्टेप्स फॉलो करके। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, जिसमें पानी है उसमें हमको ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। समझ आया, दिस इज़ हाउ बेसिकली एक्सपेरिमेंट का सेटअप होता है। ठीक है, वन ऑफ द मेथड, उसको एक्सक्लूड कर दो, मेन सेटअप में से हटा दो और फिर देखो, अगर उसके बिना काम चल रहा तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर उसके बिना काम नहीं चल रहा तो वो ज़रूरी है। हमने अभी तक क्या देखा, वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ऑटोट्रॉफ्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करते हैं, लेकिन उसके अलावा, एनर्जी के अलावा उनको फूड भी मतलब और सारे रॉ मटेरियल भी चाहिए ना ग्रोथ करने के लिए। ग्रोथ करने के लिए सेल डिवाइड होगा, सेल डिवाइड के लिए रॉ मटेरियल चाहिए है। वाटर जो यूज अप हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से आएगा, सॉइल से आएगा, जिसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, रूट्स करेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट के केस में। अदर मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स जो हैं हमारे प्लांट कहाँ से लेते हैं, सॉइल से ले लेते हैं। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। प्रोटीन में बहुत सारा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन यूज़ होता है। ठीक है, वो सब कहाँ से आएगा, दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल्स जब हम देखते हैं ना, तो वहाँ पर हमको नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में हमको दिखता है कि ये साइकिल करता है, जिसको एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको कौन बनाता है, इनऑर्गेनिक में यहाँ से ले लेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बनाएगा, बैक्टीरिया जो सोइल में रहते हैं। किससे बनाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एक पूरा साइकिल रहता है नाइट्रोजन का, जिसमें अलग अलग तरीके से कैसे किन किन अलग अलग तरीक़े से नाइट्रोजन हमारा पूरा सिस्टम या एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा होता है और उसी के बीच में साइकिल करता रहता है, और इसी में से अलग अलग ऑर्गेनिज्म विड्रॉ करते रहते हैं और रिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक में भी और
ऑर्गेनिक में भी, और प्लांट दोनों फॉर्म में ही यूज़ कर पाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो लेट अस समराइज एंड डिस्कस हमने आज क्या सीखा, है ना। देखो वैसे आपको लगेगा आपने बहुत कम कवर किया है, लेकिन हमने ज़्यादा कवर किया है क्योंकि हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं जो हमको पहले नहीं आती थी, डिटेल में सीखी हैं। आती होंगी कुछ बच्चों को पहले से। तो हमने क्या पढ़ा, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी की क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा ऑर्गेनिजम्स का, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सिंपल फूड मटेरियल जो कहाँ से लेगा, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या यूज़ करेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यूज़ करेगा, और उसको इसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है प्लांट एंड बैक्टीरिया, और इसका एग्जांपल है एनिमल एंड फंजाई। ठीक है, फिर हमने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में खाना बनता कैसे, फोटोसिंथेसिस से। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक्स इन सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसको कन्वर्ट किस में करता है, कार्बोहाइड्रेट में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वेरी गुड। कुछ कार्बोहाइड्रेट इमीडिएट यूज हो जाता है, कुछ स्टोर करता है जैसे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट्स ऐसा करते हैं। ह्यूमंस का किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 वर्ड आंसर टाइप। तो ये हमारी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, 6CO2 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। मिसिंग क्या है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इक्वेशन में बहुत ज़रूरी है। अभी फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स कौन से हैं, 3, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी, और फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर हमने समझा कि फोटोसिंथेसिस में ये जो चारों चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये ही ज़रूरी क्यों है, क्या इनके बिना काम चल सकता है कि नहीं चल सकता, और एक्सपेरिमेंट कैसे सेटअप करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिक स्टेप्स का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्यों बॉईल करना है, बॉईल करेंगे वाटर में, अल्कोहल में, फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन क्यों डालेंगे, क्योंकि वो स्टार्च में ब्लू कलर देता है। ठीक है, और कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो जहाँ स्टार्च बना होगा वहाँ ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे कि सिर्फ ग्रीन पोर्शन में है, और जहाँ नहीं बना होगा वहाँ पर हमारा ओरिजिनल कलर रिटेन रहेगा। ये हमारा स्टार्च और आयोडीन का इंटरेक्शन के बारे में हमने जो समझा था। ठीक है, ये हमारा गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, स्टोमाटा से और स्मॉल अमाउंट फ्रॉम स्टेम, रूट्स एंड लीव्स से। ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है स्टोमेटा का। इसको रेगुलेट कौन करता है, गार्ड सेल इसको रेगुलेट करते हैं। कैसे, पानी से। पानी का फ्लो होगा तो दे विल स्वेल एंड ओपन अप, और पानी रिलीज हो जाएगा इनसे तो दे विल श्रिंक, और ये पोर क्लोज हो जाएगा। ओके, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस दिखाया। एलिमिनेट कैसे किया कार्बन डाइऑक्साइड को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस डाल के। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म दिस बाय प्रोडक्ट पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और वाटर पोटेशियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर रिलीज करता है, जिसकी वजह से जार में कार्बन डाइऑक्साइड ही ख़त्म हो गई तो वो यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो फिर हमने देखा कि नहीं बन पाया। इम्पोर्टेंस ऑफ सनलाइट को समझने के लिए हमने सनलाइट को कैसे ब्लॉक किया, ब्लैक टेप लगा के, है ना। बॉईल किया, इथेनॉल में बॉईल किया, वाटर में डालकर इथेनॉल, मतलब एक बीकर में इथेनॉल था, और उसको किस में डाला, एक बड़े बीकर में जिसमें वाटर बॉईल हो रहा था। वायर गॉज पे डाला, नीचे से बर्नर ऑन किया, ये बर्नर है, और इसने पहले पानी को गर्म किया और फिर अल्कोहल को गर्म किया, और उसमें हमारा लीफ बॉईल हुआ। सभी एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही था। फिर हमने इसको आयोडीन सॉल्यूशन में ऐसे डिप करा। ये जो अरे कटोरी जैसी आपकी दिख रही है, इसको बोलते, ये कांच की होती है, ये है पेट्री डिश। ठीक है, इसमें हम ये जैसे कांच की कटोरी होती है वैसी ही होती है,
और फिर ये हमारा रिजल्ट है। ब्लू ब्लैक पोर्शन कहाँ दिखता है? जहाँ स्टार्च बना है, मतलब जहाँ सनलाइट मिली है। जहाँ टेप्ड एरिया है वहाँ नहीं मिली है, इसका मतलब वहाँ स्टार्च नहीं बना है। अब अगर आप मेरी बात अब तक समझ पाए थे तो आपको हमेशा मैंने बोला था कि वाई का एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो एक वाई मैं आपको अभी देती हूँ, कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। जब आप ये क्लास के थ्रू या इस लेक्चर के थ्रू जाएंगे तब आपको कुछ तो डाउट आया होगा, तो ऑलवेज शेयर योर डाउट। कभी ये नहीं सोचना है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऑलवेज शेयर, हो सकता है हमको कुछ नया सीखने को मिले आपकी हेल्प से, ठीक है। ये मैंने इथेनॉल में बॉईल किया, लेकिन मैंने इसको वाटर बाथ में रख के क्यों बॉईल किया इथेनॉल को, है ना, क्वेश्चन हो सकता है। हम इथेनॉल को वाटर बाथ के ऊपर ही क्यों बॉईल करते हैं? ताकि वो फायर कैच ना करे और हमको क्या मिले, यूनिफॉर्म हीटिंग मिले। अगर ये मान लो मेरा बंसन बर्नर है, ट्यूब में इथेनॉल है, मैं इसको डायरेक्ट हीट करूँगी तो यहाँ पर फायर, आग लग जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं करना है हमको। हमेशा एक वाटर बाथ रखना है इसके नीचे और फिर इसको गर्म करना है, ठीक है। पहला रीज़न कि इथेनॉल फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल है और इसके वेपर एक्सप्लोजिव है। अगर डायरेक्टली हीट करेंगे टेम्परेचर एकदम से राइज करेगा, फ्लैश पॉइंट बहुत जल्दी आ जाएगा इसका और इसमें आग लग जाएगी। दूसरा, पानी से क्या होता है, पानी हमने देखा है ना, नीचे से गर्म ऊपर आता है, ठंडा नीचे जाता है, एक यूनिफॉर्म रिएक्शन मिक्सचर चल रहा होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म हीटिंग मिलती है और आग भी कम लगती है, ठीक है। और पानी क्योंकि यूनिफॉर्मली हीट हो रहा होता है तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस लिमिट्स द रेट एट विच इथेनॉल बॉइल्स, और आग नहीं लगती है। तो ऑलवेज क्वेश्चन दी स्टेप्स कि मैं ये ही स्टेप्स क्यों पढ़ रहा हूँ, है ना, और ये ऐसा ही क्यों हो रहा है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझने में परेशानी होगी। वंस यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट्स मुझे मिलेंगे एंड आई विल लव टू कवर देम, और मैं आंसर करूँगी उनको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो और कोई भी और बायोलॉजी का क्वेश्चन है, यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है, अपने चैनल का नाम है ABCs ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।